नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी हिंदी साहित्य में जो प्रमुख रचनाएं हैं और उनके रचनाकार कौन हैं। आज ये पूरी क्लास जो है आपकी हिंदी साहित्य में रचनाओं से संबंधित होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा है कि हिमतरंगिनी रचना किसकी है। पहला प्रश्न हमारा है कि हिमतरंगिनी रचना किसकी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि हिमतरंगिनी रचना किसकी है। ये रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। अगर हम बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिनी की, तो इस पे इन्हें देखिए 1955 में, सन 1955 में हिमतरंगिनी पे माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसी रचना पे इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? जी बिल्कुल, माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी इनकी जो रचना है इस पे 1955 में, कब? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बाकी अगर इनकी हम और रचनाओं की बात करेंगे तो हिमतरंगिनी के बाद आ जाती है क्या? हिम किरीटिनी। कौन सी? हिम किरीटिनी। ठीक है, अगर हम और बात करेंगे तो युग चरण, इनका अगर और बात करेंगे रचना की तो कौन सी आ जाएगी? युग चरण। एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, देखिए हो गया माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में इसी हिम तरंगिनी रचना पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उनकी रचनाओं की बात करेंगे तो हिम किरीटनी, युग चरण, इनका एकदम सब क्लियर हो गया। अब बात अगर हम करेंगे सुमित्रा नंदन पंत, नीचे ऑप्शन बी हमारा दिया है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो देखिए अगर इनकी रचनाओं की हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की, तो इनकी रचना है वीणा पल्लव। वीणा, वीणा पल्लव, और आपकी हो जाएगी युगांत। देखिए पूरा इनका इन्हीं का है, सुमित्रा नंदन पंत का। वीणा पल्लव युगांत लोकायतन। ठीक है, ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि इसका है लोकायतन। और अगर बात करेंगे कला बूढ़ा चांद चिदम्बरा, चिदम्बरा। ठीक है, और कला बूढ़ा चांद, देखिए हो गया ना आपका। और एक है ग्राम में, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम में एकदम एकदम ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये ज्यादातर मतलब देखने को मिलता नहीं है। जिसे बहुत ज्यादा सब लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है तो ये देखने को मिलता नहीं है। ग्राम में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम इस पे एकदम स्टार लगा के एकदम इसको देखिएगा कि ग्राम में जो है सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, ये किसकी है? ये सारी रचनाएं जो है किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। कौन कौन सी? ग्राम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम में कला बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा पल्लव, युगांत, ये जितनी रचनाएं हैं सब किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएंगी। ठीक है, एकदम क्लियर। अब अगर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की, देखिए यहीं पे साइड में लिख रहे हैं, आप एकदम ध्यान दिया दीजिएगा। ठीक है, तो अगर जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे तो इनका कौन सी है? एक तितली, बहुत बहुत ज्यादा, ये एकदम समझ लीजिए तितली कामायनी की बात करें। और अगर हम बात करेंगे लहर, एक आपकी आ जाती है झरना। देखिए एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, और एक उर्वशी है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की ही है सब। ठीक, और आपकी पंचवटी है, और जयदत्त वध। देखिए ये सब किसका है? ये सब जो है इन्हीं का है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद का। फिर से हम बोलेंगे, सुनते जाइएगा। तितली है, कामायनी है, लहर, झरना, उर्वशी, पंचवटी, जयद्रथ वध, ये किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, एकदम सही हो गया।
अब देखिए, अगर हम देखेंगे कृष्णा सोबती की बात करेंगे तो इन्हें 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब? 2017 में। ठीक है, 2017 में क्या मिला है इन्हें? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, एकदम सब आपका क्लियर होते चला जाएगा। 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और अगर इनकी रचना की बात करेंगे, एक है समय सरगम। कौन सी? समय सरगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ लीजिए कि एकदम स्टार लगाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। माखन लाल चतुर्वेदी की बात करेंगे तो हिम तरंगिनी इन्हीं की रचना है। हिम किरीटनी है, युग चरण है। ठीक, इसी हिम तरंगिनी पे ही 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एकदम क्लियर। अब बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक, अब अगर बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की तो कौन सी आ जाएगी आपकी? ग्राम में हो गई, कला बूढ़ा चांद हो गया, चिदम्बरा हो गया, लोकायतन हो गया, वीणा हो गया, पल्लव हो गया, युगांत हो गया। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत का एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद आएगा आपका जयशंकर प्रसाद की बात आती है जब, तो तितली होगा, कमायनी, लहर, झरना, उर्वशी, पंचवटी, जयद्रथवत। ठीक, ये इंपॉर्टेंट जो है ये हम आपके सामने लेके आ गए हैं। अब अगर बात करेंगे कृष्णा सोबती की आती है तो 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बिल्कुल एकदम करेक्ट। उसके बाद इनकी रचना पे आएंगे तो समय सरगम। कौन सी है? समय सरगम कृष्णा सोबती की है। ठीक, एकदम आपका ये देखिए इतना सारा रचना आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? बात आती है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इंशा अल्लाह खान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इंशा अल्लाह खान एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब आएंगे महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए, बहुत अब एकदम ध्यान से सुनिएगा महादेवी वर्मा की बात। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो भैया इनका है यामा। ठीक है, कौन सी रचना है? इनकी रचना है यामा। ठीक है, यामा। ठीक, अब देखिए इनको किस सन में मिला था? तो देखिए, अगर सन की बात करेंगे 1982 में इन्हें क्या मिला था? इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1982 में। उस देखिए, अगर अब हम महादेवी वर्मा की अलग रचनाओं की बात करेंगे जब, तो आती है आपकी निहार। ठीक है, निहार, नीरजा। ठीक है, निहार, नीरजा। उसके बाद आती है रश्मि। ठीक, सांध्य गीत, सांध्य गीत। ठीक, अब देखिए आपको हम एक एक बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए आपका आता है, फिर से सुनिएगा, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो हम बताएंगे कि यामा पे। भैया ऑप्शन ए यामा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और किस सन में? देखिए सबका तो सन नहीं पूछता है, लेकिन ये लोग जो हैं इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था। आपको एकदम यही जो है 1982। कब? 1982 एकदम बढ़िया से याद करना है। ठीक, महादेवी वर्मा को 1982 में यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो कौन सी आ जाती है? निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। एकदम क्लियर। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है? देखिए, अगर इसकी बात करेंगे हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे, तो देखिए बाबू राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, काका कालेलकर, नेहरू जी। तो देखिए हिंदी नवजीवन के संपादक की बात करेंगे तो ऑप्शन बी गांधी जी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको ना एकदम ध्यान दीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है? कौन थे? गांधी जी। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अब अगर आता है आपका कि शेखर एक जीवनी। ठीक, शेखर एक जीवनी ये जो है किस विधा की पुस्तक है? ठीक, क्या बोल रहा है कि शेखर एक जीवनी ये
किस विधा की पुस्तक है? तो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा? ये उपन्यास है। आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी, नाटक, ये आपको ऐसे ऑप्शन में दे देगा। फिर आपको इसे करना होगा कि भैया कि ये जो शेखर एक जीवनी है, ये किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास है। ठीक। अब आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? भैया कौन है? ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर अज्ञेय। तो देखिए, बात करेंगे ठेठ हिंदी का ठाठ, तो ये कौन है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय है। अब इनके देखिए, इनकी हम अलग अलग थोड़ी सी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनकी और कौन सी रचना है? तो रचना पे बात करेंगे अगर, कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास है। कौन सी? एक आपकी हो जाती है प्रिय प्रवास हो जाती है, और एक आता है चुभते चौपदे। ठीक है, चुभते चौपदे। और एक आ जाता है वैदेही, वैदेही वनवास। क्या आता है? वैदेही वनवास आ जाता है। ठीक है, और एक आती है रस कलश, रस कलश। ठीक, आप एकदम ध्यान दीजिएगा। कौन सा है? प्रिय प्रवास, चुपदे, चुभते चौपदे, और एक आता है वैदेही वनवास, रस कलश। ठीक, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, फिर से इसको हम देखेंगे, फिर से देखेंगे। ठीक, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब इनकी और रचना की बात करेंगे। प्रिय प्रवास है, चुभते चौपदे है, वैदेही वनवास है, और रस कलश है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। यहीं पे इसी क्लास में आपको सब याद कर लेना है, कि अलग से उस पे समय नहीं देना है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय। ओके, एकदम क्लियर। अब चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा हो जाता है कि तमस। ठीक है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस के लेखक कमलेश्वर। ऑप्शन ए हमारा कमलेश्वर, बी है रमेश बख्शी, सी है भीष्म साहनी। बिल्कुल ऑप्शन सी ही आपका एकदम सही उत्तर होगा। तमस, तमस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, ये जो है तमस जो है भीष्म साहनी की है। तमस उपन्यास किस लेखक की है? भीष्म साहनी की है। ठीक है, तो चलेंगे अगले प्रश्न पे, कि सूरदास के गुरु कौन थे? क्या बोल रहा है? कि सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर घनानंद? तो देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। और इनके कितने? इनके 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के। ठीक है, अष्टचाप की बात अगर हम करेंगे, अष्टचाप में 8 8 थे ना? तो 8 शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य के 4 थे, और 4 विठल नाथ के थे। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के इन्हीं 4 शिष्यों में एक सूरदास हो जाते हैं। ठीक, सूरदास है, कृष्णदास है, कुंभन दास है, और परमानंद दास है। लिख देते हैं हम आपको एकदम, क्योंकि साहित्य में आपको सब क्लियर करना ही है। तो अभी देखिए कौन कौन से हैं इन, और वल्लभाचार्य के चारों शिष्यों का नाम हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला आ जाता है आपका सूरदास, दूसरे आते हैं कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास। अगर तीसरे की बात करेंगे तो कृष्ण दास। कौन आते हैं? कृष्ण दास। चौथे की बात करेंगे तो परमानंद दास। ठीक है, कौन आ जाते हैं? परमानंद दास। ठीक है, अब देखिए वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों का नाम हमने आपको बता दिया। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? क्या पूछ रहा है? कि हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, ये अमृत राय है। ठीक है, इनका थोड़ा सा इस मिस्टेक हो गया है, आप देख लीजिएगा। अमृत राय या फिर अमीर खुसरो। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका एकदम फणीश्वर नाथ। ये कहाँ के रहने वाले? ये जो है बिहार के रहने वाले। फणीश्वर नाथ रेणु, ये कहाँ के? बिहार के रहने वाले। अगर इनके रचना की बात करेंगे तो मैला आंचल है। इनकी रचना बहुत फेमस है। ठीक है, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है, ये एक आंचलिक उपन्यासकार है। ये बिहार के रहने वाले। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार के। ठीक, इनकी रचना है मैला आंचल।
अब चलेंगे अगले प्रश्न पर कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे उपन्यास की बात कर रहा है। क्या है? मानस का हंस, तितली, निर्मला, चित्रलेखा। तो आपको पता ही है कि भैया जयशंकर प्रसाद की ये हो गई आपकी तितली। तितली आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए पीछे हमने आपको बता ही दिया है, शायद नहीं, फिर से बताते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा और जिक्र करेंगे हम। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी हम आपको बताए हैं? कामायनी, ठीक, आंसू, ठीक है, लहर, झरना, प्रेम पथिक, ठीक, और कानन कुसुम, कानन कुसुम, उर्वशी। ठीक है, अब देखिए इस पे फिर से थोड़ा सा एक बार देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है? तितली हो गया। अब इनकी थोड़ी सी रचनाओं पे अगर आ जाएंगे तो कामायनी, आंसू, लहर, उसके बाद झरना, उसके बाद प्रेम पथिक, फिर कानन कुसुम, फिर आ जाता है उर्वशी। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। और अभी हम फिर से बोल रहे हैं, आप भी देखिए। एक तो हम बोल रहे हैं, दूसरा आप देख रहे हैं, तीसरा सुन रहे हैं, वो तो ठीक है। एक अपना खुद भी आप पढ़ रहे होंगे। देखिए दो दो तीन तीन बार आपका, जब एक ही बार में आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको याद होगा ही। लेकिन हाँ, एकदम दिल दिमाग यहीं पे रहना चाहिए, कहीं और नहीं रहना चाहिए, तब आपको जरूर याद होगा। ठीक, अब देखिए जयशंकर प्रसाद की फिर से हम रचनाओं पे आएंगे। कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, प्रेम पथिक है, कानन कुसुम है, और उर्वशी है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, तो आएंगे अगले प्रश्न पे। क्या है अगला प्रश्न? कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। अब देखिए, प्रेमचंद के उस उपन्यास की बात कर रहा है, तो वो उपन्यास गबन है, निर्मला है, गोदान है, या फिर सेवा सदन है। तो भैया ये ऑप्शन बी जो है, निर्मला, ठीक है, यही आपका होगा। इसी जो है उपन्यास में, बिल्कुल इसी उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की बात की गई है। ठीक है, दहेज प्रथा की बुराई की बात इसी प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास में की गई है। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अगले प्रश्न पे। भारत भारती के रचयिता कौन है? देखिए, अब आता है कि भारत भारती के रचयिता कौन है। तो प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, या फिर मैथिली शरण। यही आपका ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आएंगे कि इनकी जो है मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं भैया। जब आ ही गए हैं तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में अब आगे और जानेंगे। क्या? इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इनकी रचना क्या है? साकेत है। क्या है? इनकी रचना है साकेत। और भारत भारती, क्या है? भारत भारती आ जाती है। उसके बाद यशोधरा, ठीक है, क्या आ जाएगी रचना? यशोधरा आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी रंग में भंग। क्या आएगी? रंग में भंग। ठीक है, उसके बाद रंग में भंग हो जाता है। और एक आपका जयद्रथ वध है, जयद्रथ वध हो जाता है। और एक आपका त्रिपथगा, त्रिपथगा। अब हम जो है इसको फिर से देखेंगे। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। अब बात करेंगे फिर और रचनाओं की। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती आपने देखा ही, मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की। और त्रिपथगा, जयद्रथ वध, सब किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। फिर देखेंगे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंग, और जयद्रथ वध, और त्रिपथगा। सारा का सारा क्लियर हो गया होगा आपका, मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। जब आएंगे, अगला प्रश्न आता है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता, हिंदी गद्य का जन्मदाता की बात करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ये गलत हो गया है, हिंदी गद्य, ठीक है, उसके लिए माफी चाहेंगे। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है?
क्या है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल कृष्ण भट्ट। तो देखिए, हिंदी गद्य के जन्मदाता की बात करेंगे तो भैया कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कौन है हिंदी गद्य के जन्मदाता? किसे हम कहेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहेंगे। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आती है तो थोड़ा इनकी रचनाओं पे भी चलेंगे हम। तो इनकी रचना है प्रेम फुलवारी। कौन सी है? प्रेम फुलवारी आ जाती है रचना इनकी। ठीक है, और एक आ जाता है प्रेम प्रलाप। सॉरी, हाँ, यहाँ पे आकी मात्रा। और एक आ जाता है प्रेम माधुरी। ठीक है, और एक उर्दू का स्यापा, एक है उर्दू का स्यापा। ठीक है, और उर्दू का स्यापा हो गया। और एक आपका प्रेम सरोवर है, प्रेम सरोवर। देखिए, इनकी जब बात करते हैं हम भरे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो इनकी रचनाओं में आपने ध्यान दिया होगा कि प्रेम, ठीक है, प्रेम, 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 ये जो है आपका, इसमें कई बार इसका जो है बहुत बार वर्णन हुआ है। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, उर्दू का स्यापा, और उसके बाद आ जाता है प्रेम सरोवर। ये किसकी रचनाओं की बात करेंगे? किसकी रचनाओं की बात है? ये सब कुछ आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आ जाती है। ठीक है, सब कुछ आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाते हैं। ठीक, सब क्लियर हो गया होगा। प्रेम फुलवारी, प्रेम पलाप, प्रेम माधुरी, उर्दू का श्यापा और प्रेम सरोवर। ठीक, सब क्लियर। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका आता है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो देखिए, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की बात करेंगे तो भैया ये प्रिय प्रवास है। क्या है? प्रिय प्रवास है। कमायनी आपको पीछे बताया ही कि जयशंकर प्रसाद की है। सब क्लियर है। अब आगे प्रश्न पे चलेंगे। इनमें से कौन सी रचना केशव की है? देखिए, केशव की रचना है कवि प्रिय, पदावली, गीतावली या फिर काव्य निर्णय। तो इसमें केशव की रचना की बात करेंगे तो कवि प्रिया है। क्या है? केशव की रचना कौन सी है? कवि प्रिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम देखेंगे केशव की रचनाओं के बारे में। रामचंद्रिका है एक, रामचंद्रिका। कौन सी? रामचंद्रिका। और एक छंदमाला है, छंद माला आ जाती है। और एक आपकी रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। इनकी रचनाओं में आपको प्रिया ज्यादा दिखने को मिलेगा। ठीक है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला, ये सारी किसकी रचना है? केशव की है। ठीक है, किसे? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव को कहा जाता है। इन्हीं की ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे आगे। क्या है? गुनाहों का देवता किसे कहा जाता है? गुनाहों का देवता उपन्यास, सॉरी, हाँ, किसे बोल दिए उसके लिए सॉरी। गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, अगर हम गुनाहों का देवता की बात करेंगे तो भैया कौन है? ये धर्मवीर भारती है। ठीक है, धर्मवीर भारती हैं। तो अगर हम बात करेंगे आगे इनकी रचनाओं पे, तो धर्मवीर की रचना है एक कनुप्रिया। कौन सी आ जाती है? कनुप्रिया आ जाती है। और एक आती है ठंडा लोहा। इनकी रचना देखिए कितनी अजीब अजीब सी है। क्या है? एक तो पहले आप देख लिए कि गुनाहों का देवता हो गया, फिर कनुप्रिया हो गया, ठंडा लोहा हो गया, एक अंधा युग हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधा युग। पैसा दे देती हूँ उसको। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? धर्मवीर भारती की रचनाओं की बात करेंगे। गुनाहों का देवता किसकी है? धर्मवीर भारती की है। फिर बात करेंगे कनुप्रिया आ जाता है, ठंडा लोहा आता है, अंधा युग, सब कुछ धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, आगे चलेंगे। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल आपका जयशंकर प्रसाद ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आएंगे पल्लव के रचयिता हैं। कौन है? पल्लव के रचयिता हैं कौन? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। ठीक, तो देखिए, पल्लव के रचयिता कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन
पंथ, ठीक है, इनकी रचना हमने आपको पीछे बता ही दिया है। और सब वीणा है, पल्लव तो आपके सामने आ गई, गुंजन है, युगांत है, लोकायतन है, कला बूढ़ा चांद है, चिदंबरा है, ग्रंथि है, ग्राम्य है। हमने आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राम्य बोला था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये देखिए मतलब सारे जितनी भी है ग्राम में, इसमें इस समय जैसे नहीं रहता है कि एग्जाम में ट्रेंडिंग चलता है, तो ये ग्राम में आपको देखना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, आगे आता है, आगे आएगा आपका कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर गुलाब राय। तो देखिए, अशोक के फूल के रचयिता कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक, अब चलेंगे आगे के प्रश्न पर, और आपका ये एकदम अंतिम प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न क्या है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इस रचना पे। ठीक है, यहाँ पे रचना की बात करेगा कि रश्मि रति पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर या फिर परशुराम की प्रतीक्षा पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात अगर आती है तो उर्वशी पे, ठीक है, उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और कब मिलता है? 1972 में। ठीक दोस्तों, तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे, और आपको बहुत, मतलब हम 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी हद तक आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर क्लास आपको पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।